हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव में, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का 7 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हाँ, मैं कहना तो वही चाहती हूँ जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, पर आप सभी वो लाइन सुन के बोर हो गए होंगे, तो मैं अब वो नहीं कहूँगी और हम सीधा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन केसिंग, जीशू और ये बाई जो उनके घर वाला जो एरिया था, जो कॉलोनी थी, वहाँ पर आ जाते हैं और प्रिंस उन्हें, जो जीशू और प्रिंस का घर था, वहाँ से ऊपर से देख रहा होता है। फिर बाई अपने घर चला जाता है और वैन केसिंग और जीशू, जो जीशू का घर था, वहाँ अंदर चले जाते हैं। अभी हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में जाता है और वहाँ का जो गेट था वो खुला ही हुआ था। वो वहाँ से अंदर जाता है और देखता है कि जो फोमो आंटी थी वो वहाँ पर सोफे पे बैठी हुई थी और मैगज़ीन पढ़ रही थी। वो चुपके से उनके पास जाता है और उन्हें पीछे से ही हक करता है और कहता है सरप्राइज़। और उसकी आवाज़ सुन के जो फोमो आंटी थी वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो जो बाई ने उनके गले में अपने हाथों को रखा हुआ था वो उसे उठाती हैं और खड़ी हो जाती हैं, बाई की तरफ देखती हैं। बाई भी अब तक स्ट्रेट खड़ा हो गया था। अभी जो वो आंटी होती है वो तो एकदम ही सरप्राइज़ हो गई होती है और वो बहुत खुश होती है। वो कहती है भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। अभी भाई तुरंत से ही वो आंटी को हक लेता है और कहता है आई मिस्ड यू सो मच मम्मा। तो जो वो आंटी होती है वो भी उसे हक करती है और कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, पर तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए? मतलब कोई खबर नहीं, सीधा ऐसे ही। अभी जो भाई होता है वो आंटी से थोड़ा दूर होता है और कहता है अगर मैं बता कर आता तो आपके चेहरे की जो ये हवाइयाँ उड़ती अभी और आपके चेहरे पे जो ये सडन सी खुशी देखी है मैंने, वो देखने मिलती मुझे नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया ही नहीं। अभी वो आंटी अपने हाथों को फोल्ड करती है और कहती है पर मैं इतना तो जानती हूँ, शीशो को तो तुमने ज़रूर बताया होगा। अभी भाई अपने हेड के पीछे ऐसे हाथ फेरता है और एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। तो वो आंटी समझ जाती है कि वो जो सोच रही है वो बिल्कुल ही सही है। वो कहती है देखा, मुझे पता था। अभी भाई कहता है मम वो सब चीज़ें छोड़िए ना, मैं आपके लिए जो प्रेजेंस लाया हूँ आप पहले उसे देख लीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो जो वो आंटी होती हैं वो कहती है ओके ओके, सांस तो ले लो पहले। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ पर जो सोफ़े थे वहाँ पर बैठाती हैं और खुद भी उसके साथ बैठ जाती हैं। फिर जो भाई होता है वो अपना सूटकेस खोलता है और जो वो हुमा आंटी के लिए गिफ्ट लाया था वो उन्हें दिखाने लग जाता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वैन केसिंग और जीशू को दिखाया जाता है। जीशू जो था वो प्रिंस के रूम में आया था और वैन केसिंग तो उसके साथ ही था। अभी प्रिंस रूम में नॉक करता है और प्रिंस जो कि किताब पकड़ के बैठा हुआ था, लाइक बटन तो करना ही पड़ता है ना, तो वो किताब पकड़ के बैठा हुआ था और जीशू की तरफ देखता है और कहता है हाँ अंदर आ जाओ। अभी जीशू अंदर आता है और उसको उसकी चाबी देता है घड़ी की और कहता है थैंक यू। तो जो प्रिंस होता है वो बस नोट करता है। अभी जीशू वहाँ से जाने लगता है, तभी प्रिंस कहता है घर में सबने खाना खा लिया है तो सबके खाने की चिंता मत करना, जाओ रेस्ट करो। अभी जो जीशू होता है वो स्माइल करता है। वैन और जीशू दोनों ही प्रिंस के रूम से बाहर आ रहे होते हैं। तभी वैन केसिंग एक बार पलट के प्रिंस की तरफ देखता है और फिर वापस से जीशू के साथ चलने लग जाता है। अभी वो दोनों ही रूम में आते हैं और वैन केसिंग वापस से बिस्तर पर जाके ऐसे सीधे ही गिर जाता है और सीलिंग को देखने लग जाता है। अभी जीशू बेड पे आके बैठ जाता है और कहता है तुम अभी प्रिंस को क्यों देख रहे थे? तो वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है क्यों, नहीं देख सकता? तो जीशू कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, पर क्यों देख रहे थे? अभी वैन उठ के बैठ जाता है और कहता है मैं उसे पलट कर इसीलिए देख रहा था क्योंकि वो इंसान मुझे आकर्षक लगा। अभी जो जीशू था वो वैन को अजीब तरह से देखता है और कहता है क्या? तो वैन कहता है हाँ, मुझे वो इंसान आकर्षक लगा। अभी जीशू उसे अजीब तरह से देखता है, फिर बस नोट करता है। अभी वैन कहता है मजाक कर रहा था, मैं बस उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि वो इंसान इस घर में बाकियों से थोड़ा अलग है ना। तो जीशू कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? फिर वैन कहता है देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो प्रिंस है उसका बर्ताव तुम्हारे प्रति थोड़ा बेहतर है बाकियों से, तो बस मैं उसे इसलिए देख रहा था। और तुम अपने भगवान से दुआ करना कि उसका बर्ताव तुम्हारे लिए ऐसा ही रहे।
अभी ये बात जीशु सुनता है और ये बात तो बहुत अच्छी बात कही थी उसने, पर उसके एक्सप्रेशन कुछ और बता रहे थे। लाइक ये काइंड ऑफ एक धमकी की तरह लग रहा था, जो कि उसने जीशु को नहीं दी थी, पर उसकी इस बात में धमकी टाइप का था। अभी जीशु तो वैन को देखे ही जा रहा होता है और वैन तो जीशु को देख ही रहा होता है। जीशु इसमें काफ़ी ज़्यादा डर फील कर रहा था वैन से, और ये चीज़ वैन देखता भी है। लाइक वो देख पा रहा था कि उसकी बात सुनकर जो जीशु है वो अभी डर गया है। तो वैन जीशु के कोई प्रश्न पूछने से पहले ही उस बात को घुमाना ही सही समझता है, क्योंकि अगर जीशु उससे कुछ पूछता तो उसे इवेंचुअली उसे सच बोलना पड़ता, क्योंकि ये जीशु का ऑर्डर होता उसकी तरफ। अभी जब प्रिंस वाला मैटर हुआ था तब भी उसने मजाक में कहा तो था कि प्रिंस उसे काफ़ी आकर्षक लग रहा है, पर इवेंचुअली उसने सच बताया था, क्योंकि वो जीशु से झूठ नहीं बोल सकता, ये उसके फीचर में ही नहीं है। तो वो उस बात को टालते हुए कहता है, वो सब छोड़ो, तुमने खाना खाया? तुमने खाना नहीं खाया, जाओ पहले जाके खाना खा लो। अभी जो शिशु होता है वो वैन को देखता है और कहता है हाँ। तो वैन कहता है हाँ नहीं, जाओ पहले खाना खा लो, फिर हम बातें करते हैं। अभी शिशु कुछ बोलने वाला होता है, तभी वैन कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम भी जाओ, अब जाके खाना खाओ। जो शिशु होता है वो कहता है तुम मुझसे ऐसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, मैं खा लूँगा ना। तो वैन कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ खाना खाओ जाके, हम बाद में बात करेंगे। अभी वो ज़बरदस्ती कर करके शिशु को वहाँ से भेज देता है और फिर बेड पे आके बैठ जाता है। फिर मम्मी कहता है आज तो बच गया अनिश, तुम्हें अपने मुंह पर ताला लगाना चाहिए, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो कम से कम अभी अपने लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट मत करो। अभी एक तलवार गले में लटक रही है और तुम दूसरी को चाहते हो कि आगे गले में लटक जाए। पर सच तो यही है जीशु कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अगर तुम्हारे लिए मुझे इनमें से किसी की भी जान लेनी पड़े या फिर तुम्हारी इस पूरी फैमिली को ख़त्म भी करना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। बस यही आशा करता हूँ कि ये लोग कभी कुछ ऐसा ना करें कि मुझे ऐसा कुछ करने की नौबत आए, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, कभी नहीं। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे जीशु आता है और उसके हाथ में 2 खाने की प्लेट होती हैं, और मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले उससे कहा था ना, वो अब तक भूल चुका होता है। वो खाने की प्लेट लेकर आता है और वहाँ पर जो सोफ़ा सेट था वहाँ की टेबल पे रख देता है। अभी मैंने उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम 2 प्लेट से खाना खाओगे? तो जो शिशु होता है वो अपने आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है इतने बेवकूफ़ तो तुम नहीं हो जितने बन रहे हो मेरे सामने, एक तुम्हारे लिए है डफर। अभी फैन कहता है मेरे लिए? तो शिशु कहता है जी जनाब आपके लिए। अभी ऐसा था ना कि जो वैन था, मतलब जब से अनिश ने वैन की बॉडी ली थी उसने कुछ भी खाया नहीं था। जब पिछली रात शिशु उसके लिए खाना लेकर आया था तब तक वो सो चुका था, और आज सुबह भी वो इधर उधर ही घूम रहा था। जब शिशु ने उससे खाने के लिए कहा था, लाइक उसने ऐसे बोला था कि वैन को ये ना लगे कि वो ऑर्डर कर रहा है, उसने ये कहा था चलो खाना खाते हैं, तो उसने उसे खाने के लिए मना कर दिया था और जो जूस था वो वही पी के वहाँ से चला गया था। तो अभी शिशु उसके लिए खाना लेकर आया था। अभी शिशु कहता है चलो अब जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, ओके। तो अवन कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ पर सोफे पे आके बैठ जाता है, उसके सामने शिशु बैठा होता है। अभी शिशु फैन को देखता है, फिर कहता है चलो खाओ। अब फैन वो जो चम्मच होती है उससे खाना लेता है, अपने मुंह में डालता है और शिशु से देख रहा होता है स्माइल करते हुए। अभी फैन उसकी तरफ देखता है, कहता है क्या हुआ? तो शिशु कहता है कुछ नहीं। फैन कहता है बताओ तो क्या हुआ? तो शिशु कहता है एक अरसा हो गया है किसी के साथ खाना खाए। जब भाई था तो लास्ट टाइम मैंने उसी के साथ खाना खाया था, जिस दिन वो अब्रॉड गया था उसके पिछले दिन। अभी फैन तो ये बात सुन के शिशु को देखने लग जाता है। फिर शिशु जब मुझे नोटिस करता है तो कहता है एनीवेज खाना कैसा लगा? अभी शिशु को देखकर वो थम्स अप वाला इशारा करता है। अभी शिशु तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, वो अपने सोफे से उठता है, फिर फैन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है यू लाइक इट? तो फैन हाँ में सिर हिलाता है। अभी शिशु को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसे खाने के लिए कभी इसने तारीफ़ नहीं की थी सिवाय ये बाई के, बिकॉज ऑब्वियसली मोमो आंटी ने कभी शिशु के हाथ का खाना नहीं खाया था और इस घर में तो कभी कोई उसकी तारीफ़ कर ही नहीं सकता था, गलती से भी कोई कभी तारीफ़ नहीं करता था। प्रिंस ने भी कभी इससे कोई कॉम्प्लीमेंट उसे नहीं दिया था। वो चाहे कितना भी अच्छा कुछ भी कर ले,
कोई उसकी तारीफ़ नहीं करता था, उल्टा सब गलतियाँ निकालते थे, पर प्रिंस कभी गलतियाँ नहीं निकालता था। अभी ऋषि तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अभी वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम भी खाओ। तो शिशु नोट करता है और वापस से अपनी जगह आकर वो भी खाना खाने लग जाता है। शिशु तो इस समय बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और उसे कुछ देखकर वैन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अब हमें वैनिंग को दिखाया जाता है, जो कि जहाँ वो जियांग के साथ रहता था उस बड़े से कासिल में, वहाँ पर वो भी स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ होता है और आसमान को देख रहा होता है। उसके पैर अभी स्विमिंग पूल के अंदर ही होते हैं और वो इन्हें हल्के हल्के तरह से चला रहा होता है, जैसे किसी किसी की आदत नहीं होती है पैरों को हिलाने की, वैसे वो पानी में अपने पैरों को हिला रहा था और आसमान को देख रहा था। वो भी बहुत ही गहरी सोच में होता है। तभी वहाँ पर जियांग आती है। वो वैनिंग को ऐसे खोया हुआ देखती है तो वहीं पे स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है, पर थोड़ा डिस्टेंस में। वो वैनिंग से पूछती है, वैनिंग क्या हुआ? वैनिंग आसमान की तरफ से नज़र हटाकर जियांग की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं। जियांग कहती है, कोई बात तो है, क्या हुआ वैनिंग? वैनिंग कहता है, जियांग मेरे इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम मुझसे नाराज़ क्यों नहीं हो? तुम्हें तो मुझे अभी तक मार देना चाहिए था। तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है? मेरी तरफ तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा क्यों है? जियांग कहती है, तुम क्या कह रहे हो वैनिंग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वैनिंग कहता है, जिस दिन ये रिचुअल होने वाली थी उस दिन अगर मैं उस बच्चे को देखकर अनकंफर्टेबल नहीं हुआ होता, मुझे उस पर दया ना आई होती, तो तुम मुझे भेजती नहीं। और अगर मैं वहाँ से ना जाता तो उस लड़के को मैंने रोक लिया होता, उसे उस जगह पर आने ही नहीं दिया होता जहाँ पर रिचुअल हो रही थी। उसे मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया होता। वो लड़का वहाँ तक पहुँचता ही नहीं और ना ही इस रिचुअल का हिस्सा बनता, ना ही अनिश उसे मिलता, ना ही सब कुछ बर्बाद होता। ये सब कुछ मेरी गलती है। तुम्हारे इतने सालों की तपस्या, इतने सालों का इंतज़ार, हम सब की इतने सालों की मेहनत, सब कुछ मैंने ख़राब कर दी, सब कुछ। अगर उस दिन मैं अनकंफर्टेबल ना हुआ होता तो आज अनिश तुम्हारा होता। मेरे कारण ये सब कुछ ख़राब हो गया। अभी जियांग कहती है, बेकार की बातें करना बंद करो वैनिंग। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें पता नहीं था कि सब कुछ होने वाला है। हमें से किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सब सिर्फ हमारे बैड लक का नतीजा है। उस लड़के शिशु को भी नहीं पता होगा कि वो अनजाने में किस रिचुअल का हिस्सा बनने वाला है, उससे क्या मिलने वाला है। ये सब कुछ एक बैड लक था और कुछ नहीं। तुम यहाँ कहीं भी दोषी नहीं हो, क्या? तो ये बेवजह का गिल्ट लेके बैठना छोड़ो और जो हो गया उसे भूल जाओ। जो होने वाला है उसके बारे में सोचो और इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगली पूर्णमासी से पहले हमें शिशु को ख़त्म करना है, हर हाल में, हर कीमत पे। अगर इस बार हम चूक गए ना, इस बार ये प्लान फेल हुआ, तो अनिश को वापस लाना इम्पॉसिबल होगा। तब हम शिशु से किसी भी हाल में अनिश को नहीं ले सकते। तो हमें इस बार जीतना ही होगा, हर हालत में। ओके। अभी जो वैनिंग होता है वो नोट करता है। जियांग फिर उसके शोल्डर पे 2 बार टैप करती है और कहती है, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अभी वैनिंग उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है जहाँ से जियांग जा रही होती है। फिर वो वापस से ही आसमान की तरफ देखने लग जाता है और फिर से कुछ सोचने लग जाता है। अभी थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठता है और उसी रूम में आता है जहाँ पर आकर जियांग ने उस पुस्तक में से अनिश को वापस से प्राप्त करने की क्रिया देखी थी कि उसे वापस से प्राप्त कैसे किया जाए। वो वहाँ पे आता है, वहाँ पर लाइट नहीं जल रही होती है, तो वहाँ पर लाइट जलाता है और उस बुक को वहाँ पर जो बुक शेल्फ थी उसमें ढूंढने लग जाता है। और फिर उसे वो पुस्तक मिल भी जाती है। वो उसे वहाँ पर टेबल पे रखता है और उसे खोलकर पढ़ने लग जाता है। उस बुक में जो डायरन डीमन था वो और उसके बनाए जितने भी डीमन थे
उसकी सबकी जानकारी थी। और जो रिचुअल है ये, उसे कैसे करना है, क्या-क्या करना होता है और कब-कब करना होता है, ये सब चीज़ें भी उसमें लिखी थी। लाइक पूरा ही ये उस रिचुअल से जुड़ी हुई बुक थी। अभी वैनिंग वहाँ पर जो बुक थी उसके पेजेस पलट रहा होता है और वो कुछ ढूँढ रहा होता है। फिर एक पेज पे जाके उसकी नज़र ठहरती है और वो उसे पढ़ने लग जाता है। उसे पढ़ने के बाद वो स्माइल करता है, फिर अपना हेड ऊपर की तरफ करता है, लाइक जैसे वो किताब की तरफ अपना सिर कर रहे थे ना, ऊपर की तरफ करता है, लाइक अपने फ्रंट में। और फिर कहता है, चियांग अनेक्स तो तुम्हें मिलेगा हर कीमत में। वो सिर्फ तुम्हारा हो सकता है और किसी का नहीं। तुमने उसे हासिल करने के लिए बहुत इंतज़ार किया है, बहुत तपस्या की है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि वो सिर्फ तुम्हें मिले, किसी और को नहीं। चाहे अब कुछ हो जाए, अनिश को मैं वापस ला कर रहूँगा, उसके बाद जो उसे डिज़र्व करता है। और ये कहकर वो वापस से स्माइल करता है, और ऑब्वियसली ये एक इविल स्माइल होती है। अभी वैनिंग की आँखें ना काफ़ी स्पार्क कर रही थी, लाइक काफ़ी चमक रही थी। लाइक वो वैसी वाली नहीं जिससे भूतों की आँखें चमकती हैं, वो खुशी से ही चमकने वाली आँखें चमक रही थी उसकी। फिर वो उस बुक को बंद करता है और बुक शेल्फ में रखता है और वहाँ से चला जाता है। अभी मैं वापस से वेंज़ू को दिखाया जाता है। वैन और ज़ीशु दोनों ही, जो ज़ीशु का बेड था वहाँ पर लेटे थे, पर डिस्टेंस में। अभी जो वैन होता है वो वापस से सीलिंग की तरफ ही देख रहा होता है। अभी ज़ीशु वैन की तरफ देखता है और कहता है, अनिश। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, हुँ? तो ज़ीशु कहता है, कल ऑफ़िस से आने के बाद हम दोनों कहीं बाहर चलें? अभी वैन ये सुन के एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है। वो उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्या? क्या कहा तुमने? तो शिशु भी उठ के बैठ जाता है और कहता है, मैंने कहा कल जब मैं ऑफिस से आ जाऊँ तो हम दोनों कहीं बाहर चलें। वैन कहता है, पर ऑफिस से आने के बाद तो तुम घर में खाना बनाते हो। तो शिशु कहता है, अरे मैं वो भी बना लूँगा, उसके बाद कहीं चले। अभी वैन तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल। शिशु कहता है, कल मैं तुम्हें यहाँ पर आसपास जो भी देखने लायक चीज़ है वो दिखाऊँगा, ठीक है? वैन स्माइल करता है और उसके बाद पे बस नोट करता है। फिर शिशु कहता है, वैसे बहुत लेट हो रहा है, हम दोनों को सो जाना चाहिए। अभी वह भी नोट करता है और वो दोनों ही लेट जाते हैं। अभी जो शिशु होता है वो अपनी आँखें बंद कर लेता है ताकि वो सोने की कोशिश कर सके। तभी जो वैन किसिंग होता है वो शिशु से कहता है, थैंक यू शिशु। अभी शिशु अपनी आँखें बंद करे ही स्माइल करता है और कहता है, सो जाओ चुपचाप। अभी वैन शिशु की तरफ ही करवट करके लेट जाता है। लाइक पहले वो सीधे करके लेटा हुआ था, बस उसने अपना फेस शिशु की तरफ करके रखा हुआ था, और अब वो शिशु की तरफ ही करवट कर लेता है और कहता है, गुड नाइट। तो शिशु भी उसे गुड नाइट में ही रिप्लाई करता है और फिर वो सो जाता है। और फिर इवेंचुअली वैन केजिंग भी सो जाता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अभी जो शिशु होता है वो उसकी निकलती है तो देखता है कि वैन केजिंग वहाँ पे नहीं है। वो भी इतना माइंड नहीं करता और अपना नहाने चला जाता है। नहाने के बाद जब वो रूम से बाहर निकलता है तो ऑब्वियसली जब वो उठा तो उसका रूम तो क्लीन ही था। अभी जब वो रूम से बाहर निकलता है तो घर भी एकदम क्लीन करके रखा हुआ था वैन केसिंग ने। अभी ज़ीशु एक डीप ब्रेथ लेता है, स्माइल करता है क्योंकि अब वो इस चीज़ में कुछ कर तो सकता नहीं था। अभी वो जो कॉरिडोर के पास रेलिंग होती है उसके पास आता है और वहाँ से वो देखता है तो नीचे वैन केसिंग खड़ा होता है हॉल के बीचों बीच और घर को देख रहा होता है। इससे ये पता चलता है कि अभी-अभी उसने सफाई की थी। अभी उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है जो कि उसे ही देख रहा होता है। अभी जो शीशु होता है उसे देख के स्माइल करता है और वो स्माइल ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतानी बच्चा जो होता है, जब वो शैतानी करता है तो उसके पेरेंट्स उसे देख के नहीं स्माइल करते, वैसी स्माइल अभी शीशु कर रहा होता है। अभी जो वैन होता है वो भी उसे एक चार्ली स्माइल करता है और फिर ऊपर आ जाता है। अभी ज़ीशु नीचे आता है और किचन में ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करने लग जाता है। अभी ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद उन सभी को सर्व करता है और एज़ ऑलवेज़ वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, पर वो लोग में से कोई भी उसे गुड मॉर्निंग रिटर्न में नहीं कहता। और ज़ीशु इस बात को अब आदत बना चुका था तो वो इतना माइंड में नहीं करता। वो अपना ब्रेकफ़ास्ट लेता है और वहाँ से ऊपर की तरफ आ जाता है। अभी फैन कैसे ज़ीशु ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, उसके बाद ज़ीशु अपने ऑफ़िस के लिए तैयार हो जाता है। अभी वो अपने रूम से निकल ही रहा होता है तभी वैन कहता है, हे ज़ीशु। ज़ीशु उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है, हाँ। वैन कहता है,
ऑफिस में अपना ख्याल रखना। और तो ऋषु कहता है और बहन कहता है मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। अभी ये चीज़ सुनकर जो ऋषु था उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अनएक्सपेक्टेड। और ये चीज़ जो उसने कही थी ये सीधा जाके ऋषु के दिल पे लगी थी। अभी ऋषु पलट के वैन की तरफ देखता है। वैन केसिंग स्टिल उसे एक इनोसेंट स्माइल लेकर देख रहा होता है क्योंकि उसे नहीं समझ में आता इन सब चीज़ों का मतलब। उसके लिए किसी के लिए कुछ फील करना एकदम ही नया एहसास था और इसी फीलिंग के कारण वो जो भी कुछ अभी महसूस कर पा रहा था ऋषु के लिए और जो भी बातें उसके मन में आ रही थी वो उसे बोल दे रहा था क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो ये सब चीज़ें कह भी देता तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, जो कि नहीं थी। पर अभी उसकी बात सुनकर शीशु का दिमाग खराब हो गया था। वो पेन को देखे ही जा रहा होता है। पेन अभी उसे दिख रहा होता है। फिर पेन बाय वाले वेव करता है। शीशु भी फिर अपने सेंस में आता है, वैन को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। अभी उसके चलने के बाद वैन भी उस घर से निकल जाता है। अभी वो वापस से ही उस कॉलोनी में घूमने लग जाता है। अभी घूमते घूमते वो कॉलोनी के पार्क के अंदर जाता है जहाँ पर जो कई सारी लड़कियाँ थी, लाइक टीनेज लड़कियाँ, वो बॉल से खेल रही थी। इवन किसी वहाँ पर जो बेंच थी वहाँ पे बैठ जाता है और उन लोगों को खेलते हुए देखने लग जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उनमें से एक लड़की वही है जो उससे कल टकराई थी। लाइक साओ भी वहाँ पे थी और लड़कियों के साथ बॉल खेल रही थी। अभी उनमें से एक लड़की जो होती है वो बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकती है ताकि सामने वाली जो लड़की है वो उसे कैच कर सके। पर उस लड़की ने बॉल को काफ़ी तेज़ी से भी फेंका होता है और उसकी डायरेक्शन भी सही नहीं होती, तो वो बॉल उस लड़की के पास तो नहीं पहुंचती और वहाँ पर जो बड़ा सा पेड़ लगा होता है जो कि काफ़ी ऊंचा था, वहाँ पर जाके वो बॉल फंस जाती है। अभी साव कहती है पागल हो गई हो क्या, ऐसे कौन बॉल फेंकता है, तो वो कहाँ जाके अटक गई, अब कौन उतारेगा इसको। अभी वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और अपना सर से नीचे करके रखे हुए होती है। और ऑब्वियसली वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी उनमें से किसी की हाइट ऐसी नहीं थी कि कोई ऐसे उछल कर भी उस बॉल को पकड़ सके और पेड़ पे चढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अभी वो सब लड़कियाँ ऐसे ही खड़ी होती हैं, तभी साव की नज़र वैन केसिंग पे पड़ती है। अभी वो वैन को देखती है और उसके पास आती है और कहती है आप वो कल वाले ही हो ना। तो वैन जो होता है वो नोट करता है। वो कहती है भैया हमारा एक काम कर दीजिए, हमारी बॉल वहाँ अटक गई है, आपकी हाइट तो हमसे ज़्यादा है, प्लीज़ बॉल को ला दीजिए। अभी वैन उसे देखता है, फिर सामने से देखने लग जाता है और कहता है किसी और से करवा लो। अभी साव को बहुत गुस्सा आता है उस पर वो कुछ बोलती नहीं है। फिर से कहती है भैया यहाँ पर आपके अलावा कोई लड़का है नहीं और हम में से किसी की हाइट इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ भैया उतार दीजिए। अभी वैन उसकी तरफ देखता है और न जाने क्या सोचकर वो वहाँ से उठता है और उस पेड़ के पास जाता है। अभी साव तो बहुत ही खुश हो जाती है। अभी वैन उसको देखता है, पेड़ पे जो लगी बॉल थी उसे, और एक छलांग में उछल के उस बॉल को पकड़ के नीचे ले आता है। अभी जो साव थी वो तो ये देखने लग जाती है और साव के साथ साथ अभी जो बाकी लड़कियां थी वो भी वैन केसिंग को देख रही थी क्योंकि वैन केसिंग ने अपनी पावर को ऐसे करके रखा हुआ था। अभी ये काफ़ी अजीब हो जाता ना कि साव वहाँ पे उसे देख रही थी और कोई नहीं देख पाता तो काफ़ी सीन हो जाता। तो वो जो था वो अभी ऐसा हैंडल करके रखा था उसकी पावर को कि सब उसे देख रहे थे। अभी वो लड़कियाँ और साव तो वैन को देखने ही लग जाती हैं। अभी वैन वो बॉल को साव को देखता है, साव भी उस बॉल को देखती है और फिर कहती है थैंक यू भैया, और ये कहकर वो स्माइल करती है। एंड वो स्माइल देखकर वैन केसिंग कुछ सेकंड्स के लिए एकदम ही फ्रीज हो जाता है क्योंकि साव की ये स्माइल उसे किसी की याद दिला रही होती है। अभी जो वैन होता है वो तो साव को ही देखने जा रहा होता है। साव कहती है हे क्या हुआ भैया, तो वैन कहता है कुछ नहीं। अभी जो बाकी लड़कियाँ होती हैं वो भी उसे थैंक्स कह रही होती हैं पर वैन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अभी वैन के चेहरे के ना एक्सप्रेशन ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अभी साव कहती है इन्हें हो क्या जाता है, कल भी अजीब सा बिहेव कर रहे थे और आज भी। साव को वो लड़की कहती है अरे तुझे क्या करना, चल हम गेम खेलते हैं, बॉल तो मिल गई। साव भी फिर कहती है हाँ चल चलते हैं। फिर वो उन लोगों के साथ वापस से ही उस जगह पे आने लग जाती है पर वो पलट के फिर से देखती है वैन की तरफ जो कि अभी पार्क से जस्ट निकला ही होता है। फिर वो वापस से ही उनके साथ खेलने लग जाती है। अभी हमें शीशु को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से वापस आ रहा होता है दोपहर के टाइम पे ही, क्योंकि आज जो
उस ऑफ़िस के जो हेड थे, लाइक उस कंपनी के जो हेड थे, उनके बेटे की शादी तय हुई थी उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से काफ़ी मुद्दतों के बाद। लाइक उस आदमी ने अपनी फैमिली को बहुत कन्विंस किया था, उस लड़की ने भी अपनी फैमिली को कन्विंस किया था, वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। तो फाइनली उनकी शादी जो थी तय हो चुकी थी और शादी 2 हफ्ते बाद ही थी। तो अभी जो शादी थी उसकी तैयारियां भी तो करनी थी, तो इसके लिए कंपनी को 2 वीक्स के लिए बंद कर दिया गया था। अभी जीशु तो बहुत ही खुश था। अभी वो घर की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे भाई का कॉल आता है। तो जीशु बातों ही बातों में उसे बता देता है कि उसको 2 वीक्स की छुट्टी मिली है और आज भी हाफ डे से ही जो सारे वर्कर्स थे वो अपने अपने घर जा चुके हैं और वो भी घर ही आ रहा है। एंड ऑब्वियसली जो जीशु था उसने उसे बताया था कि वो कहाँ जॉब करता है, कब से जॉब करना शुरू किया है। तो भाई ये बात जानता था। अभी भाई तो ये सुन के बहुत ही खुश रहता है। अभी जीशु घर में आता है और जो युवान और लुआ थे जो कि सोफे पे बैठे थे, वो जीशु को देखते हैं। जीशु भी उन्हें देखता है और स्माइल करता है। वो दोनों ही वहाँ से चुपचाप ही अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब जीशु कुछ सेकंड तक तो उनके जाने वाले डायरेक्शन में ही दिखता रहता है। फिर वो जो स्टैकेज थी उससे चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ आने लग जाता है। अभी वो अपने कमरे की दहलीज तक आ जाता है तो वो वहाँ से वेन को देखता है जो कि बेड पे बैठा हुआ होता है और कहीं खोया हुआ लग रहा होता है। अभी वेन को जीशु देखता है, फिर वो धीरे से ही वहाँ पर वेन के पास आता है, उसके पास बैठ जाता है और कहता है, अनिष्क क्या हुआ? अभी जीशु की बात सुनकर वेन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। वो जीशु की तरफ देखता है और कहता है, हाँ जीशु, तुम कब आए? और ये तो तुम्हारे आने का टाइम नहीं है। तो जीशु स्माइल करता है और कहता है, बस अभी आया, पर तुम्हें क्या हुआ है? तो वैन कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अभी जीशु उससे पूछने ही वाला होता है कि वो क्या सोच रहा था, उससे पहले ही वैन जीशु के होंठों पे अपना हाथ रखता है और कहता है, पूछना मत प्लीज़, क्योंकि तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकता और बताना मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ, प्लीज़ मत पूछना। तो जो जीशु था वो उसका हाथ हटाता है और कहता है, ऑलराइट, नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो वैन नोट करता है और कहता है, शुक्रिया। अभी वैन कहता है, वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो जो जीशु होता है वो उसे सारी बात बता देता है। अभी वैन तो बहुत ही खुश रहता है जीशु के लिए। वो कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 वीक तक तो तुम्हें आराम करने मिल जाएगा। जीशु उसकी बात सुन के नोट करता है। अभी जीशु वैन का हाथ होल्ड करता है, उसके थोड़ा करीब आता है। अभी वैन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ये गेस्चर देखकर। वो जीशु की तरफ देखता है और कहता है, जीशु क्या हुआ? जीशु कहता है, एक बात बताओ, जब से तुम आए हो क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया है? तो वैन कहता है, नहीं तो। जीशु कहता है, कभी तुम्हें बेवजह डांटा है? तो वैन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर क्यों कह रहे हो ये सब? तो जीशु कहता है, क्योंकि तुम्हारी अकल ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। वैन तो जीशु को कन्फ्यूजन में ही देख रहा होता है। जीशु कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी जागीर नहीं हो और ना ही मैंने तुम्हें जीता है, तो प्लीज़ मेरे सामने ऐसा बिहेव मत किया करो। तो वैन कहता है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? जीशु कहता है, फॉर गॉड सेक यार, मेरा मतलब कि तुम जो ऐसे मेरी बात नहीं टालते, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते हो, ये सब मत क्या करो, समझे? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा मालिक बनना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ एक इंसान की तरह बिहेव करो। वैन कहता है, पर इंसानों से तो मैं घृणा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, पर मैं तुमसे घृणा कैसे कर सकता हूँ? अभी जीशु को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि वो वैन को कैसे समझाए ये बात, कि जैसे बिहेव वो करता है ना उसके साथ, जैसे वो जीशु के साथ बिहेव करता है वैसा वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि जीशु उसकी हर बात माने, जैसा वो कहे वो करे, उसका मन करे ना करे, हमेशा उसकी बात को ही सर्वप्रथम रखे, ये नहीं चाहता था वो चाहता था कि वैन अपनी मर्ज़ी करे जैसा कि वो चाहता है। अभी जीशु इरिटेट होकर वैन का फेस अपनी तरफ करता है, काफ़ी करीब, मतलब बहुत ज़्यादा करीब नहीं पर काफ़ी करीब। अभी वैन तो जीशु की तरफ ही देख रहा होता है। जीशु कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? अब से तुम ये जो हमेशा मेरी बात मानते रहते हो ना, ये करना बंद कर दो। मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ।
एकदम फ्री। तुम भी वैसे ही रहो मेरे साथ, मैं ऐसे ही तुम्हें देखना चाहता हूँ। अभी वैन तो शिशु को देखे ही जा रहा होता है। शिशु फिर कहता है, मेरी बात समझ गए? तो वैन हाँ में सिर हिलाता है। शिशु कहता है, गुड बॉय। अभी शिशु उसके गालों से अपना हाथ हटा देता है और वापस से डिस्टेंस में आके बैठ जाता है। अभी वैन अपना सर के नीचे रखे हुए होता है और स्माइल कर रहा होता है। अभी तभी वहाँ पे जो घर की डोरबेल थी वो बजती है। एक्चुअली घर पे ये भाई आया होता है, उसका मन तो नहीं था यहाँ आने का, पर अभी जीशु था तो उसके लिए आना था उसे। अभी जो जीशु था वो कहता है, गेट पे कोई है, मैं देख के आता हूँ। वैन कहता है, रुको मैं भी चलता हूँ साथ। अभी वो दोनों जो कॉरिडोर का रेलिंग थी वहाँ तक आए ही होते हैं, तभी जो प्रिंस होता है वो जाकर गेट खोल देता है। अभी वो गेट खोलता है तो सामने भाई होता है। अब भाई तो प्रिंस को देख के एकदम ही बैड मूड में आ गया होता है। वो उन लोगों को देखना ही पसंद नहीं करता है। अभी प्रिंस कहता है, भाई तुम? अभी भाई कहता है, अगर इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊँ, मुझे शिशु से मिलना है। अभी प्रिंस को काफ़ी अजीब लगता है चीज़, पर ऑब्वियसली वो रीज़न समझता था इस चीज़ का, तो वो पीछे हट जाता है और जो भाई होता है वो अंदर जाता है और सीधा ही शिशु के रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है। प्रिंस भाई को थोड़ी देर देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अभी शिशु तो ऊपर ही खड़ा था तो वो भाई को देख लेता है और भाई पहले ध्यान नहीं दिया था कि उसका मूड ख़राब हो गया था, और अब वो देखता है कि शिशु ऊपर ही खड़ा है तो उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। अभी वैन तो पीछे ही खड़ा था, वो देखता है और अपनी आँख को रोल करता है और फिर अंदर की तरफ आ जाता है रूम में। अभी जो भाई और शिशु थे वो भी अंदर आ जाते हैं। तो शिशु कहता है, हे तुम यहाँ कैसे? तो भाई कहता है, एक्चुअली मैं तो रात को आने वाला था, लेकिन तुमने बताया कि तुम्हारा हाफ डे हो गया है तो अभी चला आया। शिशु कहता है, बात क्या है बताएगा? तो भाई कहता है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, क्लब चले? शिशु भी फैन की तरफ देखता है जो कि कुछ नहीं बोल रहा होता है और दूसरी तरफ ही देख रहा होता है। अभी भाई होता है वो शिशु की तरफ देखता है और कहता है, उधर क्या देख रहा है यार, मैं इधर बात कर रहा हूँ। तो शिशु था वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी भाई कहता है, देखो तू ना तो मत बोलियो, ठीक है, बहुत मारूंगा, यहीं गिरा गिरा के मारूंगा तुझे। अभी ये चीज़ सुनकर वैन भाई की तरफ देखता है, फिर शिशु की तरफ देखता है। शिशु जो होता है वो वैन की तरफ देखता है और अपनी आंखों से इशारा करता है कि शांत रहे। वैन कुछ नहीं बोलता है और मन मार के वापस से चुपचाप होकर बैठ जाता है। अभी शिशु कहता है, भाई मेरी बात सुन। भाई कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जल्दी से अभी चेंज कर, वरना फिर मैं फिर देखना बहुत बुरा हाल करूँगा तेरा। तो जो वैन होता है वो वापस से भाई की तरफ देखता है, जीशु से वापस से काम होने के लिए कहता है। अभी जीशु तो फंस गया होता है, यहाँ भाई ज़बरदस्ती कर रहा होता है उससे, लाइक वैसी वाली नहीं ऑब्वियसली, और यहाँ वैन का पारा चढ़ रहा होता है बाइक के ऊपर। अभी जीशु कहता है, देख भाई मैं अभी तेरे साथ नहीं आ सकता हूँ। भाई कहता है, क्यों नहीं आ सकते हो यार, चलो मेरे साथ जल्दी से तैयार हो जाओ, हम क्लब चलते हैं। जीशु कहता है, मैं नहीं आ सकता हूँ यार, मुझे कुछ काम है। एंड ऑब्वियसली हम लोग को पता ही है कि उसे क्या काम है, उसे वैन के साथ बाहर जाना था और वो उसे पहले बोल चुका था, तो अभी उससे ना कहना तो अच्छा नहीं होता ना फिर। भाई कहता है, देख शिशु, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, जल्दी से कपड़े चेंज कर, हम चलते हैं। अभी शिशु कहता है, भाई ज़िद मत करो। भाई कहता है, तो ऐसे नहीं मानेगा ना, मैं ही तेरे कपड़े चेंज कर देता हूँ। अभी वो उसकी तरफ बढ़ने ही जा रहा होता है तो जो शिशु था वो पिछड़ता कहता है, भाई पागल हो गया क्या? वो मजाक में ही बोलता है। तो भाई कहता है, हाँ हो गया पागल, चल। और अभी इस मोमेंट पे फैन का दिमाग ख़राब हो चुका होता है। एक तो उसे गुस्सा आ रहा होता है कि जीशु से मना कर रहा है और भाई फिर भी ज़िद कर रहा है। लाइक उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि वो लोग दोस्त है कि नहीं। उसके हिसाब से अगर जीशु मना कर रहा है तो भाई को वो बात माननी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई जीशु के साथ ज़बरदस्ती करने की, उसका हिसाब ये था। और दूसरी बात, उसे जलन भी हो रही थी भाई को जीशु के साथ देखकर, तो उसे इस चीज़ का भी गुस्सा था। अभी वैन उठता है अपने जो बेड पे वो बैठा था वहाँ से और भाई की तरफ बढ़ने लग जाता है, और भाई तो ऑब्वियसली उसे नहीं देख सकता। जीशु से कहता, चल जल्दी से शर्ट उतार, कोई अच्छी सी शर्ट पहन ले, हम चलते हैं। जीशु कहता है, नहीं भाई मेरी बात सुनो, मुझे जाना है यार अभी कहीं बाहर। भाई कहता है, कहाँ जाना है? भाई वो इतना ही कहता है और उसने ना अभी जीशु की जो शर्ट थी उस पर जो कॉलर था उस पर बस अपना हाथ रखा होता है। अभी जो जीशु होता है पता नहीं उसे क्या सोचती है, वो वैन की तरफ देखता है जो कि अभी बाइक के थोड़ा पास में खड़ा होता है और वो ना अपनी फिंगर्स को ऐसे उठाता है
अपना मैजिक करने ही वाला होता है। और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी आँखों में इस समय ज्वालामुखी चल रहा है, वो इतने गुस्से में था। अभी जो जीशु था वो वैन की तरफ देखता है और फिर वैन भी पता नहीं क्या सोच कर जीशु की तरफ देखता है। जीशु से नाम इसलिए लाता है, तो अब जो वैन होता है वो कुछ कर ही नहीं सकता था, तो वो पीछे हट जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। अभी वो अपना सर ऐसे नीचे करके रखे हुए होता है। फिर जीशु कहता है, भाई मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकता हूँ, मेरी बात समझो। मुझे घर का ना कुछ सामान लेने बाहर जाना है, और अगर मैं नहीं आज वो लेके आया तो तुम जानते हो घर में क्या होगा। प्लीज़ मेरी बात को समझो मेरे अच्छे भाई, प्लीज़। हम हम ना 8 बजे के बाद क्लब चलेंगे, आई प्रॉमिस हम चलेंगे, लेकिन अभी मुझे जाना है, प्लीज़। तो जो भाई होता है वो कहता है, ठीक है, तो पहले बता देना, फिर घर का कुछ काम है, मुझे लगा तुझे ऐसे कहीं बाहर जाना है। तो मैं ज़िद करने लगा, चल कोई बात नहीं, हम 8 बजे के बाद मिलते हैं, लेकिन ये प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए, वरना फिर देखना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। तो जीशु कहता है, नहीं होगा, डोंट वरी। अभी जो भाई होता है वो फिर वहाँ से चला आता है। अनफॉर्चुनेटली उसने जो जीशु था उसने इशारे किए थे वैन को, वो भी कुछ देख नहीं था क्योंकि वो अपनी ही धुन में था। अभी वो वहाँ से घर से चला आता है और जो वैन होता है वो स्टिल वहाँ पे खड़ा होता है। अभी जीशु दरवाज़ा बंद करता है और फिर वैन के पास आता है और कहता है, क्या करने जा रहे थे तुम? तो वैन कहता है, वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तो जीशु कहता है, वो दोस्त है मेरा यार, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था मेरे साथ, बस मुझे बनाने की कोशिश कर रहा था। वैन कहता है, इस तरह से? तो जीशु कहता है, हाँ यार वो ऐसे ही है, हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं, बचपन में साथ खेले हैं हम लोग, और मैंने ही उसे इतना हक दिया है कि वो आज मुझ पे इतना हक जताता है, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैन जो होता है वो अब जीशु की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने ही ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। और ये कहकर वो जाने लगता है, तभी जीशु उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? वैन कहता है, बस बाहर। अभी जीशु उसके सामने आता है और कहता है, तो जनाब का मूड ख़राब है, मूड अच्छा कर सकता हूँ मैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों बाहर जाते हैं, ठीक है? वैन कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, तुम अपने दोस्त से कह दो कि वो वापस आ जाए और तुम उसके साथ चले जाना। अभी जो वैन होता है वो कमरे से बाहर निकलने वाला होता है, तभी जीशु गेट पे ऐसे हाथ रखता है जिससे गेट बंद हो जाता है। अभी वैन जीशु उधर देखता है और कहता है, क्या कर रहे हो, हटो, मुझे बाहर जाने दो। अभी जीशु कहता है, नहीं, जाएंगे तो हम दोनों ही बाहर जाएंगे। वैन थोड़ा पीछे उठता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस दरवाजे का मोहताज हूँ जीशु? तो जीशु कहता है, तुम बस रूम से बाहर जाके तो दिखाओ। अभी वैन कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? तो जीशु कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैंने बताया तो, उसका बिहेवियर ही ऐसा है। लुक, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब बताओ, मैं उसे जानता हूँ और उसका बिहेवियर ऐसा ही है, तुम उसे कुछ कर देते तो मैं क्या करता? अभी जो होता है वो खामोश रहता है एकदम से। अभी उसके पास आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, देखो मेरी बात सुनो, हमेशा ऐसे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तुम मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो, वो बहुत अच्छी बात है, मुझे चाहिए कि कोई मेरी इतनी केयर करे, पर वो लड़का बुरा नहीं है, उसे मारने का मत सोचना प्लीज़। वो लड़का जब तुम नहीं थे ना, तो वही मेरा ख्याल रखता था, जब वो अपडेट नहीं गया था तब। उसके बाद तो खैर वो सब छोड़ो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बुरा नहीं है, और जैसे वो मुझ पे हक जताता है तो वो हक मैंने ही उसे दिया है। अभी वैन कुछ नहीं बोल रहा होता है। जीशु फिर वैन का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, स्टिल अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अब मैं क्या करूँ तुम्हारा गुस्सा दूर करने के लिए? तो वैन कहता है, कुछ मत करो। तो जीशु फिर उसके पास था और कहता है, वैसे मैंने मूवीज़ से सीखा है, जब कोई गुस्सा हो तो उसे किस करना चाहिए, उस इंसान का गुस्सा छूमंतर हो जाता है।
तो जीशु वो वैन थोड़ा दूर करता है अपने से और कहता है वो इंसानों पे काम करता होगा, हम ह्यूमंस पे नहीं। अभी वैन खिड़की की तरफ बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसे खिड़की से बाहर जाना था। तभी जीशु पीछे से आता है और उसके गर्दन पे ऐसे हाथ रखता है जिससे वैन रुक जाता है और उसके क्लोज आके ही बोलता है, मतलब जीशु भी पीछे होता है और वैन आगे होता है और उसके कानों में ऐसे कहता है तो ट्राई कर लो ना, ट्राई करने में क्या बुराई है, पता चल जाएगा कि डिमंस पे काम करता है कि नहीं। अभी ये चीज़ उसने उसका मूड ठीक करने के लिए ही बोली होती है और इवेंचुअली जो वैन होता है उसे हंसी आ भी जाती है। अभी उसे हंसता देख जीशु भी स्माइल करता है। अभी वैन जीशु के हाथ को अपने गर्दन से हटाता है, उसकी तरफ परख के देखता है और एक ईगो स्माइल करता है और कहता है वैसे तो मैं ठीक कहा, मुझे ट्राई करना चाहिए। अभी ये कहकर वो जीशु की तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है। अभी जीशु एक कदम पीछे करता है, कहता है पागल हो गया हो क्या। वैन कहता है तुमने तो कहा ट्राई करने को। तो जीशु कहता है मैं मजाक कर रहा था। तो वैन कहता है पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी जीशु कहता है अच्छा अच्छा स्टॉप इट, अभी यहीं ख़त्म करते हैं इसे। तो वैन कहता है गुड, मुझसे उलझने की कोशिश करना भी नहीं जीशु, तुम अभी अनिष्क को जानते नहीं हो। अभी जीशु कहता है जाना ही तो चाहता हूँ इस अनिष्क को। तो वैन कहता है अब जान जाओगे। खैर अभी थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं घूमने के लिए और वो जो आसपास की जो भी घूमने वाली जगह थी वहाँ पर जीशु से ले लेके जा रहा होता है और दिखा रहा होता है और वैन को वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो जीशु के साथ था वो इसलिए, और ऊपर से जैसे कि जीशु एक्साइटमेंट में उससे सब कुछ बता रहा था, ये सब देख के उसे अच्छा लग रहा था और उसे खुद भी वो जगहें अच्छी लग रही थी। वो लोग अच्छा टाइम बता रहे थे। अभी जीशु वैन को रेस्टोरेंट लेकर आता है। वैन कहता है मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। अभी जीशु उसकी तरफ देखता है और कहता है ऑब्वियसली खाना खाने। तो वैन फिर कुछ नहीं बोलता है। अभी जीशु और वैन एक टेबल के पास आके बैठ जाते हैं और जो जीशु होता है वो वहाँ पर मेन्यू देख रहा होता है और वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का मेन्यू होता है। लाइक दूसरे जहाँ पर जो वेन्यू होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि क्या क्या खाना है, उनका क्या क्या प्राइस है। वहाँ पर हर तरह के मेन्यू थे। लाइक वो एक मोटी सी किताब की तरह था और वहाँ पर हर पेज पे एक कंट्री की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं उनमें से उस चीज़ का मेन्यू बना था। लाइक अगर थाईलैंड का नाम लिखा है उस पेज के ऊपर तो वहाँ पे थाई डिशेज़ आ जाएंगी, और जैसे कि अमेरिका का जो इटली का, जर्मनी का, इंडिया का, ऐसे कंट्रीज़ का नाम लिखा होगा ऊपर तो उनकी जो स्पेशल डिश होती है वो लिखी होगी। अभी जो डिश होता है वो इंडिया वाली डिश देखता है, मतलब इंडिया का जो मेन्यू था वो देखता है और उसे देखने लग जाता है। फिर वो इंडिया का जो मेन्यू चेक कर रहा था उसमें से वो वेज बिरयानी मंगवाता है अपने और बहन के लिए, और वहाँ पर बहन को सब देख रहे थे। लाइक ऐसा नहीं था कि मतलब वहाँ पर बहन को कोई देख नहीं सकता और बहन जीशु के साथ भूत की तरह गया हो, नहीं, वहाँ पर उन लोगों को, दोनों लोग को सब देख सकते थे। खैर अभी जो बिरयानी थी वो आ गई होती है। अभी वैन उस चीज़ को देखे ही जा रहा होता है बिरयानी को। जीशु कहता है क्या हुआ। तो वैन कहता है कुछ नहीं। तो जीशु कहता है अरे अच्छी डिश है, मैं खा चुका हूँ। अभी उसकी स्मेल तो वाकई बहुत अच्छी आ रही होती है पर स्टिल जो वैन होता है वो उसे देखे जा रहा होता है। अभी जीशु उसे देखता है, अपना हेड शेक करता है। फिर खाना तो उसने सर्व कर ही दिया था अपने प्लेट में भी और वैन की प्लेट में भी, तो वो अब खुद ही ऐसे चम्मच को बिरयानी में डालता है और उसे निकाल के वैन के फेस के पास लेके चला जाता है और कहता है चलो खाओ। अभी वैन जीशु की तरफ देखता है और लाइक वो काफ़ी शॉक्ड हो गया होता है। अभी जो जीशु होता है वो भी उसे शॉक देखता है। तो वो कहता है ओह सॉरी, तुम खुद खा लो। और ये कहकर वो चम्मच को नीचे रखने वाला होता है तभी वैन उस चम्मच से ही जीशु का हाथ पकड़ता है और उसको अपने माउथ के अंदर जो चम्मच थी उसे ले जाता है और उसको खा लेता है। फिर वो जो खाना होता है उसे चबाते हुए जीशु की तरफ देखता है, स्माइल करता है और जीशु का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। लाइक उसका ना चेहरा पूरा लाल हो रहा होता है। फिर जो वैन होता है वो कहता है तुम भी खाओ या मैं तुम्हें खिला दूँ। तो जीशु कहता है नहीं, मैं खुद खा लूँगा। अभी वैन कुछ नहीं बोलता है और जो खाना था वो खाने लग जाता है। अभी वहाँ से वो लोग थोड़ी देर और घूमते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अभी घर आकर
जो जीशु होता है वो डिनर प्रिपेयर करने लग जाता है और वैन केसिंग तो इधर उधर घूम ही रहा होता है घर पे। अभी थोड़ी देर बाद वो लोग वापस से रेडी होते हैं और फिर घर से निकल जाते हैं और जो जीशु होता है फिर बाइक को ज्वाइन करता है और वो लोग वहाँ से क्लब निकल जाते हैं। अभी प्रिंस जो होता है वो ये रूटीन जीशु का देख रहा होता है अभी का आज का, तो उन्हें कहता है जीशु को हो क्या गया है, घर पे वो रुक ही नहीं रहा, कुछ कुछ तो अजीब है इसके साथ। पर क्या, जो लड़का छुट्टी के दिन सात दिन घर पे रहता था वो आज घर से इतना नाराज कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली ये अच्छी बात है, पर सडन से ऐसा हुआ क्या है, मुझे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। कल चाहे जो हो जाए मुझे जिससे पूछना ही होगा कि मैटर क्या है, इससे पहले कि जिससे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए मुझे सच का पता लगाना ही होगा। जीशु की हेल्प करनी होगी मुझे। अभी यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। जो जीशु होता है वो वैन और बाई क्लब आ गए होते हैं और वो लोग जो बाई और जीशु थे वो आपस में बात कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली वैन के साथ जीशु वहाँ पे बात नहीं कर सकता था, तो वैन को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, वो अलोन अलोन सा फील कर रहा होता है और जीशु को चीज़ अजीब लग भी रही होती है, अच्छा नहीं लग रहा था उसको, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। वैन खुद ही आना चाहता था तो अभी वो क्या ही कर सकता था। अभी वैन जीशु से कहता है यू गाइस प्लीज़ कैरी ऑन, मैं ये इधर उधर थोड़ा घूम लेता हूँ, ठीक है। तो जो जीशु होता है वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि भाई उससे बात कर रहा था, पर वो सुन लेता है। उसके बाद जीशु बस अपने पलके चिपकाता है और वैन वहाँ से चला जाता है। अभी वैन वहाँ पर जो सोफ़े लगे होते हैं क्लब में वहाँ पर बैठ जाता है जाके, तभी उससे कोई आवाज़ देता है और वो आवाज़ एक लड़की की थी जो कहती है वैन केसिंग तुम यहाँ। अभी वो तुरंत से ही उस लड़की की तरफ देखता है और वो उसे पहचान जाता है। वो लड़की टिया होती है, वैन केसिंग की दोस्त, और ऑब्वियसली उसकी बहन भी अनिश के पास थी तो वो उसे पहचान जाता है। वो कहता है टिया, तो जो टिया होती है उसके पास आके बैठ जाती है और कहती कहाँ थे तुम यार, तुम्हें कितना ढूंढा और फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, तुम्हें कितने कॉल्स लगाए, तुम्हारा तो कोई पता नहीं है। एंड गाइस इस समय ना वैन केसिंग को सब देख सकते थे। वो जब तक बाइक के पास था तब तक वो ऐसे इनविजिबल टाइप का था क्योंकि जो जीशु और वैन थे वो घर से साथ निकले थे, पर अभी वो जीशु के साथ नहीं था तो उसे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी वो अपनी पावर को ऐसे हैंडल कर रहा था जिससे सब उसे देख सकते थे। अभी जो वैन होता है वो कहता है छोड़ो ये सब बातें, कैसी हो तुम। तो टिया कहती है मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ हो अभी। वैन कहता है अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे उस काम में दोबारा नहीं पड़ना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, खुश हूँ। अभी वैन उससे इसीलिए ही अच्छे से बात कर रहा था क्योंकि जो वैन केसिंग था, ओरिजिनल वैन केसिंग, वो उसकी वाकई अच्छी दोस्त थी और अनिश ये बात जानता था, तो इसीलिए वो उसके साथ कोई बुरा बिहेव नहीं करना चाहता था। अभी टिया कहती है यहाँ बहुत शोर नहीं हो रहा, कहीं अकेले में चल के बात करें। तो वैन कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। टिया कहती है अरे क्लब से बाहर नहीं जाते हैं, यहीं कहीं पास में चलते हैं। अभी जो वैन होता है वो एक बार जीशु की तरफ देखता है जो कि बात करने में बिजी था, तो जो वैन होता है कहता है चलो, और वो दोनों वहाँ पर एक बालकनी ऐसा बना था वहाँ पर थे जहाँ पे शोर कम हो रहा होता है। अभी जो वो लड़की होती है वो चुपचाप से खड़ी होती है। वैन कहता है कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तो टिया कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया। अब वैन को तो उससे मतलब था नहीं, हो कहता है टिया कहती है उस इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया पर उसने इवेंचुअली अपनी फैमिली को चुना। अभी ये सुनकर मैंने उसका देता है, कहता है बात क्या है। तो टिया कहती है उसकी फैमिली उसे डस्टबिन की तरह ट्रीट करती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया, उनकी बताई हुई लड़की से शादी करने के लिए। मैं उसके लिए कितना कुछ भी करूं उसके लिए कम था, फैमिली ही उसके लिए सब कुछ थी। मैंने उससे कहा कि एक बार मुझे अपनी फैमिली से मिला कर तो देखे, पर नहीं, उसने कहा कि नहीं, मेरी फैमिली ने चुनी है लड़की तो मुझे उसी से ही शादी करनी है। अरे तो तब क्यों आया था मेरे पास, तब क्यों प्यार मोहब्बत की बातें की थी मुझसे। ही वॉज सच अ बास्टर्ड। अभी
जो वैन होता है उसे जीशु का ख्याल आता है, क्योंकि जीशु भी अपनी फैमिली को ऐसे ही तवज्जो देता था, जबकि वो लोग उससे कुछ भी नहीं समझते थे। वैन कहता है होते हैं कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़। तो टिया जो होती है वो वैन के पास आती है, मतलब बहुत पास नहीं, बस थोड़ा सा पास आती है और कहती है मैं तो यही दुआ करूँगी कि जैसा मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ ना हो। लाइक उस कुत्ते के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, अपनी फैमिली से लड़ती थी, मेरी फैमिली में सबको पता था उसके बारे में, इतने एफर्ट्स लगाए मैंने इस रिश्ते में, और उसने एक बार भी नहीं सोचा। लास्ट टाइम यही बोला कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे वो फैमिली जो उसे डस्टबिन की तरह ट्रीट करती है, वो उनके लिए मुझे कैसे छोड़ सकता था। फैन फैन कभी भी किसी ऐसे इंसान के प्यार में मत पड़ना जो कि अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता रही हूँ ना, वो इंसान अगर तुम्हें मिले ना तो उससे दूर रहना, क्योंकि वो कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। आई होप तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई ना हो और ना ही आए। अभी वो लड़की रोने लग जाती है तो वैन केसिंग उसके आंसू साफ करता है और फिर वो लड़की वैन केसिंग को हक कर लेती है। अभी कोई लड़की रो रही है तो इंसान उसे झटक तो नहीं देगा एकदम से। अभी वैन केसिंग भी उसे बैकअप करता है हल्के से ही और उसके सर को सहलाने लगता है, बिकॉज उसे बुरा लग रहा था उस लड़की के लिए। ऑब्वियसली वो जानता था कि वो लड़की अच्छी है और उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और कहीं न कहीं टिया की बातों ने वैन केसिंग के ज़हन में घर कर लिया था। अभी तभी वैन को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि येबाई की होती है, जो कहता है शिशु तू यहाँ क्या कर रहा है, चल यहाँ से। अभी जो वैन होता है वो उस तरफ देखता है तो देखता है कि जीशु वहाँ पे खड़ा है और वो उन दोनों को ही देखे जा रहा है, और उसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि उसे अभी ये सब चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो बहुत ही गुस्से में है। ये देखकर कोई भी बता सकता था। अभी जो टिया होती है वो वैन से अलग हो जाती है, भाई उन दोनों को देखता है और कहता है सॉरी सॉरी हम गलती से यहाँ पे आ गए। फिर वो जीशु का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है, और जीशु जाते समय भी वैन की तरफ देख रहा होता है, फिर वो भी भाई के साथ चला जाता है वहाँ से। अभी पैरेलल में हमें सीन दिखाया जाता है जो मिस्टर ज़ाओ थे, ज़ाओ जिंग, वो अभी वापस से ही शहर में आ गए होते हैं। उनका जो काम था बाहर वो हो गया होता है, वो शहर में आ गए होते हैं फ्लाइट से, और यहीं से पैरेलल हमें एक और सीन दिखाया जाता है जो काओ पेनिंग होता है, वो और जियांग दोनों ही अपने कासल के सबसे ऊपर वाली फ्लोर की जो बालकनी थी वहाँ पर खड़े थे और वहाँ से चाँद को देख रहे होते हैं। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और घर में जय वैसे तो लिख ही दीजिएगा गाइस। अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरी किसी भी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंसु, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।